हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को कंप्लीट कर लिया था और हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों हमने सूचक के द्वारा विलयनों के परीक्षण को भी समझा था और हमने ये भी समझा था कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। बच्चों, इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो बच्चों जल्दी से अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। बच्चों, क्या क्या अंतर होते हैं अम्ल और क्षार के बीच में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक जो होते हैं ये नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो अम्ल होते हैं ये लाल लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं परंतु क्षारक क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और बच्चों जो अम्ल होता है ये हल्दी के साथ में कोई रंग परिवर्तित नहीं करते हैं जबकि क्षारक जो होते हैं वो क्या करते हैं? हल्दी को लाल कर देते हैं यानी कि इसके रंग में परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों ये हो गए अम्ल और क्षारक में अंतर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं? लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं और लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं? क्षारक करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारक हो जाएगी। क्या है ये? क्षारकीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो बच्चों लिटमस को हम किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेनों से निष्कर्षित करते हैं और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता का पता करने के लिए किया जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि लिटमस को लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है और इसका उपयोग विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। अम्ल क्या करते हैं बच्चों? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक क्या करेंगे? क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आसुत जल अम्लीय क्षारकीय उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो बच्चों आसुत जल कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसे हम इसकी पुष्टि करेंगे कि हम लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र के द्वारा इसका परीक्षण करेंगे और हम देखेंगे कि किसी भी लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आसुत जल है ये उदासीन होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि आसुत जल उदासीन होता है क्योंकि लिटमस पत्र के द्वारा जब हमने इसका परीक्षण किया तो नीले और लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसा हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। बच्चों क्या होती है उदासीनीकरण की प्रक्रिया? कि जब हम अम्ल और क्षारक को उचित मात्रा में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? हम लवण कहते हैं और इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। यही प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? उदासीनीकरण कहलाता है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो यहाँ पर लवण का निर्माण होता है। कौन सा लवण बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। इसी के साथ साथ बच्चों जल भी यहाँ पर बनता है और ऊष्मा इस प्रक्रिया में निर्मुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन यदि सही है तो T अथवा गलत है तो F लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला कथन दिया है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चों अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो यह कथन कैसा हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। F पर निशान लगाएंगे। दूसरा कथन है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है और क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो बच्चों ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में? उदासीनीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। दूसरा कथन है बच्चों
सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो बच्चों सूचक क्या करता है, क्षारक और अम्ल के साथ में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दंतशय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो बच्चों दंतशय किसके कारण होता है, अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें लगाएंगे हम F पर निशान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। अब क्या है बच्चों, उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। बच्चों अम्ल, क्षारक और उदासीन जो विलयन है उनके ऊपर नामांकित नहीं है, चिन्हित नहीं है। तो अब दोरजी कैसे पता करेगा कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। तो बच्चों ये दोरजी जो है वो इन विलयनों को चक्कर पता कर सकता है, क्योंकि जो अम्लीय विलयन होंगे कैसे होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे, जबकि जो क्षारकीय विलयन होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, कड़वे होंगे, और जो उदासीन पेय हैं वो कैसे होंगे, स्वाद रहित होंगे। तो दोरजी उन विलयनों को चक्कर पता कर लेगा कि वे अम्लीय हैं, क्षारीय हैं अथवा उदासीन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में हमें स्पष्ट करना है। तो पहला कथन है बच्चों, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अति अम्लता हो जाती है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, क्षारक होते हैं, और ये क्षारक क्या करेंगे, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि जब हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं तो क्या होगा, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है और ये क्या करेगा, अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा और हमें इस अति अम्लता से राहत मिल जाएगी। चलिए अगला कथन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब चींटी हमें काटती है तो क्या करती है, ये हमारी त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, और जब हम इस पर कैलामाइन का विलयन लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो क्षारक है ये इस अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा। बच्चों जो ये कैलामाइन का विलयन है इसके अंदर जिंक कार्बोनेट उपस्थित होता है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया जाता है। चलिए अगला कथन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कारखाने का अपशिष्ट अधिक अम्लीय है और सीधे हम इसे जलाशय में छोड़ देंगे तो जलाशय में जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं ये इस अति अम्ल के कारण क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ क्षार के पदार्थ मिलाकर इसे उदासीन कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इसीलिए यदि मान लीजिए इन अपशिष्ट पदार्थों को हम सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने देंगे तो जो मछली या अन्य जलीय जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पूर्व क्या किया जाता है, इन्हें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है ताकि जो इनका अम्लीय प्रभाव है वो कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें 3 द्रव दिए गए हैं जिन्हें हमें हल्दी के सूचक की तरह परीक्षण करके पता लगाना है कि कौन सा द्रव इनमें से अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा उदासीन है। तो क्या करेंगे बच्चों हम यहाँ पर हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी के सूचक पर डालेंगे और जो द्रव हल्दी के सूचक को लाल कर देगा तो वह क्या होगा बच्चों, क्षारक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह द्रव कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। अब बच्चों इन 3 में से एक द्रव हमें पता चल गया है और बाकी के जो 2 शेष द्रव हैं उनमें हमें पता करना है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा विलयन उदासीन है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पता किया है इसकी एक एक बूंद हम क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 द्रव हैं उन पर डालेंगे और इसके मिश्रण के द्वारा हम हल्दी के सूचक का परीक्षण करेंगे। तो बच्चों जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह किसका होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो उदासीन विलयन है और जो क्षारक है ये मिश्रण करने पर भी क्या होगा, ये क्षारक ही
रहेगा। तो ये क्या करता है, इस हल्दी के सूचक को लाल कर देता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो दूसरा विलयन है वो क्या है बच्चों, हमारा उदासीन विलयन है, और जो शेष बचा हुआ द्रव्य है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अम्ल हो जाएगा। ये हल्दी के साथ में कोई भी रंग नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। बच्चों जब हमने क्या किया, नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विलयन की प्रकृति या तो क्षारीय हो सकती है या फिर उदासीन हो सकती है, क्योंकि यदि इसकी प्रकृति अम्लीय होती तो नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता बच्चों, लाल हो जाता। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर वह नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति यहाँ पर क्षारीय अथवा उदासीन हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, कौन कौन से बच्चों। पहला कथन दिया है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या ये कथन सही है बच्चों, नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अम्ल और क्षारक सभी सूचकों के रंग में परिवर्तन कर दें। जैसे कि जो अम्ल होते हैं ये हल्दी के सूचक के साथ में कोई भी रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। दूसरा कथन है बच्चों, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। यदि हम बात करें लिटमस पत्र की तो वह अम्ल के साथ में भी रंग परिवर्तन करता है और क्षार के साथ में भी रंग परिवर्तित करता है। तो ये कथन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ में रंग परिवर्तन नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है बच्चों, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में भी रंग परिवर्तन हो सकता है। सबसे आखिरी कथन दिया है बच्चों हमें, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि अम्ल और क्षारक के द्वारा सूचक के रंग में परिवर्तन किस पर निर्भर करेगा, कि हमारा सूचक कैसा है, यानी कि सूचक के प्रकार पर निर्भर करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर केवल जो चौथा विकल्प है यानी कि केवल घ जो है वो यहाँ पर सही है, बाकी के जो विकल्प दिए हैं वो सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।